In this video we are going to talking about the reality of a coaching centers। तो एंड तक देखना क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होगा, स्पेशली वो स्टूडेंट जो 12th पास आउट किए हैं और किसी कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सेकंड, वो जो स्टूडेंट बहुत हाइपर हो गए हैं पेपर्स को देख करके, पुराने पेपर्स को देख कर, अभी इस टाइम उनका जो सिचुएशन वो पैनिक कंडीशन में चल रहा है। और जो कहते हैं वो बड़े बड़े होल्डिंग्स और लोग जो इतने डींगे हाँक रहे हैं यूट्यूब पे कि हमारे यहाँ से ये सिलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ से ये सिलेक्शन हो गया, उनसे जाकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसी कंडीशन में, उसी स्टेट में जाकर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुषी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रियलिटी ऑफ अ कोचिंग सेंटर्स। इन कोचिंग सेंटर्स और टीचर्स रियली केयर अबाउट योर सिलेक्शंस और नॉट? सो आंसर इज नो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि रैंक खरीद करके वो शो करने के लिए उनके पास उतने स्टूडेंट होते हैं हर साल, जो हर साल काम करते हैं। तो इतना सैंटी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं बाय लक, अगर आप इस अच्छे नहीं, स्कूल में नहीं, वहाँ के कोचिंग के टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि अगर 700 स्टूडेंट है उसमें फर्स्ट और सेकंड थर्ड होल्डर लगातार टेस्ट में जो परफॉर्म कर रहा है वही उनके लिए अच्छा स्टूडेंट है। उनको ही सारी फैसिलिटी देनी है, उन पे ही सारा उनका फोकस रहता है कि यही उनको रैंक ला करके देगा या कुछ भी सिलेक्शन ला करके देगा, जिसकी वजह से वो एडवर्टीजमेंट करेंगे और बाकी स्टूडेंट्स से इन्फ्लुएंस होकर के आएंगे। और बाकियों को क्या होता है, जो जनरल स्टूडेंट होते हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं होता है। वो उनको एज अ बैंक बैलेंस की तरह ट्रीट करते हैं। वो एक साल आएंगे, फिर इसको उनको इस तरीके से बातें करेंगे कि वो नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है, हमने ही नहीं पढ़ाई की होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा है कोटा में हर एक स्टूडेंट पूरे साल, जो भी एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जनरल स्टूडेंट होते हैं, हर कोई बहुत मेहनत करता है सीरियसली। अगर वो डिज़र्व करता है अगर वो सही गाइडेंस में हो, लेकिन यही लोग उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक सही कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों कहा वो इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं? वो इसलिए क्योंकि हर एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, हर किसी का पढ़ने का वे अलग होता है, हर तरीके से सारी चीज़ें अलग होती हैं और हर टीचर हर किसी के लिए लग नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। तो उनको एज अ जनरल ही वो बातें करते हैं, लेकिन हर बच्चा हर एक टीचर्स की बातों को एज अ पत्थर की लकीर समझ करके उसे फॉलो करने लगता है। अपनी चीज़ें, अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना वीकनेस है, उसे भूल जाता है और उन्हीं के वे में चलने लगता है। तो ये एक तरीके से उनके लिए गलत रास्ता साबित हो जाता है और एट द एंड रिजल्ट अपोजिट आता है, जो वो नहीं चाहते हैं। आप अचानक से देखते हैं कि एक AIR 3-4 कोचिंग में कॉमन दिखता है। बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कॉमन स्टूडेंट्स के नाम पर, रैंक पर ही बोलते हैं हमारे स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कॉमन होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिस टाइम पे किसी कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं या किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो ये लोग एक फॉर्म फिल करवाते हैं जहाँ पे उन्होंने एक कन्फर्मेशन हमसे मांगते हैं। वो हम लोग को मार्क करना पड़ता है, मतलब कन्फर्म, मतलब कि हमें एक तरीके से उसे फिल ही करना पड़ता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, जिसमें वो लिखते हैं कि हम जो है आपके रैंक को, जब आपका रैंक आ जाएगा तो एज एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसा सोचें कि अगर मैं ऐसा कन्फर्मेशन ना दूँ तो एक्चुअली में ऐसा आप कर ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं। आप जब ऐप को जो कहते हैं लॉगिन करते हैं तो ये अचानक से अपडेट दे देते हैं, जिसमें ये पहले आपके डिटेल्स मांगते हैं, नीट के सारे डिटेल मांगते हैं, जिसमें जो क्या कहते हैं आपको भरना ही पड़ता है, तभी आप अपने टेस्ट के रैंक को देख सकते हैं या जो कहते हैं अपने टेस्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। इसके पहले आप नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि आपको वो फॉर्म फिल करना कंपलसरी होता है। तो जब वो आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी होता है कि वो आपके रैंक को एज अ एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज़ करेंगे। तो वो ऐसा करते हैं और इसी वजह से आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे एक कोचिंग में पाए गए हैं वही स्टूडेंट दूसरे भी कोचिंग में पाए जा रहे हैं, वही स्टूडेंट तीसरे भी कोचिंग में पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से सारे जो रैंक होल्डर्स होते हैं कहीं ना कहीं कॉमन होते हैं और हम लोग जो है उन्हीं से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार यही हमारा सिलेक्शन करवाएंगे। ये सब एक मिथ है बस, और कुछ नहीं है। हम थर्ड सब टॉपिक की बात करते हैं, सिलेक्शन रेशियो। अगर हम बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिलेक्शन रेशियो निकालेंगे तो वो बहुत ही कम आते हैं एज़ कंपेरिजन टू छोटी छोटी कोचिंगों की अगर देखा जाए। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं कोटा की ही बात करूँ तो वहाँ अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्टूडेंट जाते हैं, जिसमें सक्सेस जो होते हैं वो 2000 से भी कम स्टूडेंट होते हैं। तो अगर उसका तुम सिलेक्शन रेशियो देखोगे ना 0.01% आता है, इससे भी कम आता है। मैं ये तो मैक्स तो बता रही हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं एक्चुअल में। यार वो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं सही से हर एक स्टूडेंट पे।
बस वो ले लेते हैं। एक बार उन्होंने एडमिशन, सारे स्टूडेंट एक बार एडमिशन ले लेते हैं, फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे सिलेक्शन से या कुछ भी। उनको बस दिखाना होता है रैंक, टॉप 10 में कितने हैं, उससे उनको लेना होता है, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचना होता है। और जो जनरल स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हम 12th बाद निकलते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हमने 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है या बहुत अच्छे परसेंटेज ला दी है, तो फर्स्ट बार में ही, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। होता भी है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो ऐसा मतलब कि एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि हम अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते हैं, हम वहाँ उनके वे में काम करने लगते हैं। तो हम अपना तरीका, बड़ी बड़ी कोचिंग होती हैं, अगर सही से देखो तो उनके सिलेक्शन रेशियो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू छोटी कोचिंग। एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि रिजल्ट आने वाला ही होगा, कुछ भी हो एक्सेप्ट करिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद बहुत पैनिक मोड में मत जाइएगा, क्योंकि जो है उस टाइम हमें बहुत शांत रहने की ज़रूरत होती है और सोचने की ज़रूरत होती है कि एक्चुअली में हमारे लिए बेटर क्या है। उस टाइम सोचिएगा कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, उस पेपर को एनालाइज़ कीजिएगा कि आप कहाँ स्कोर कर सकते थे, कहाँ लोगों ने गलतियाँ नहीं की और आपने गलतियाँ कर दी हैं। ये सब खुद का जानिए, कोई कुछ नहीं करने जा रहा है, कुछ भी किसी अपनी चीज़ों को जानिए, अपने आप को जानिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, टेस्ट से एनालिसिस करें खुद की परफॉर्मेंस को। इसके बाद मैं यही कहूँगी कि किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को मत ज्वाइन करें, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर फिर से वही करेंगे, अप्रैल में ही जाकर के सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें ऐसे ही, मतलब सारी चीज़ें जिस तरीके से वो अपने हिसाब से करते हैं वैसे ही करते रहेंगे, तो आप फिर से ट्रैप हो जाएंगे उसी ट्रैप में। मतलब जो आप रूटीन एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर से आप वही रिपीट करने जा रहे हैं। तो ये सब मत करिए, बल्कि आप किसी ऑफलाइन क्या बोलते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें और टेस्ट सीरीज डिफरेंट सेंटर्स के ज्वाइन कर लें। इसके बाद जो है अपनी परफॉर्मेंस पे काम करें, क्योंकि कोई सिलेक्शन नहीं दिलवाने आ रहा है। जो भी करेगा, जो भी करना है वो खुद ही करना है। तो इसलिए बहुत इन्फ्लुएंस मत होइएगा। जब रिजल्ट नीट का आएगा तो आप प्लीज़ शांति से सोचिएगा कि आपके लिए बेटर क्या है। बहुत किसी की बातों में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ हर जगह ट्रैप है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को मेरी बातें सही लगी हों, अच्छी लगी हों, और ऐसी ही जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे मैं और भी ऐसे वीडियोस डाल सकूं। और अब मैं आगे वाले वीडियोस में कुछ ले आऊँगी, बायो के कुछ टॉपिक, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक, जहाँ पे मैं बहुत ट्रैप हो जाती थी, मतलब फंस जाती थी, तो मैं उसके कुछ ट्रिक बना लेती थी और उसे याद करने में मुझे बहुत हेल्पफुल होता था। और बहुत सारे टॉपिक अलग अलग जगह, एक कॉमन टॉपिक जो है अलग अलग जगह बिखरे पड़े हुए हैं एनसीईआरटी में, तो उनको मैं कैसे समराइज़ कर लेती थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी। रिकॉर्डिंग वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। थैंक यू।